स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे बहुत ही शानदार टॉपिक क्लास 10th साइंस की सीरीज़ रेस्पिरेशन में द पावर ऑफ एवरी ब्रीथ। आज हम जानेंगे, हमने देखा था न्यूट्रिशन में कैसे हम फूड को इंटेक करते हैं और एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, कैसे ऑक्सीजन हमें एनर्जी रिलीज़ करने में हेल्प आउट करता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बॉडी से रिमूव करना पड़ता है और ऐसे ही हमारी लाइफ सस्टेन होती है। तो चलिए समझते हैं बिना किसी देर के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर हम देखें रेस्पिरेशन को, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम या कोई ह्यूमन या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इंटेक करेगा, O2 का इंटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेस्पिरेशन कहलाएगी। ये ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये ट्रैक दिया हुआ है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं या सांस लेते हैं तो इनहेलेशन कहलाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन कहलाता है। इनहेलेशन के समय हमारा जो डायफ्राम है वो अब नीचे की तरफ पुश होता है, जिससे हमारे जो लंग्स हैं, जो चेस्ट कैविटी है, वो ऊपर की तरफ मूव होती है और गैस को हम इनहेल कर पाते हैं। और जब एक्सहेलेशन होता है तो जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव होता है और जो गैस है वो एक्सहेल हो पाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? तो हम ग्लूकोज का यूज़ करके जो कि हमें फूड से मिला था और ऑक्सीजन को मिला के, ये होता कहाँ है? सेल्स में होता है। एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके साथ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। बढ़ते हैं आगे। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को कैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं? चूँकि हमें पता था कि हमने न्यूट्रिशंस की प्रोसेस से जो हमने C6H12O6 बनाया था, यानी कि ग्लूकोज बनाया था, वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, C6। अब हम इसको सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ले जाके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे। तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, कोई भी एनर्जी का ग्लूकोज का फॉर्म हो, उसको पायरोवेट बनाना पड़ता है, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, उसे हम पायरोवेट कहते हैं। और ये पायरोवेट फिर फर्दर ब्रेक डाउन होगा एनर्जी के लिए, वो या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो 2 तरीके हमने देखे कि ग्लूकोज जो है उसको हमें ब्रेक डाउन करना है एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोज से एनर्जी कब बनेगी? तो कार्बन का जो 6 मॉलिक्यूल से जो ग्लूकोज बना है उसको हमें 3 मॉलिक्यूल में तोड़ना है, और वही 3 मॉलिक्यूल्स जाके हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर एनर्जी भी देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब ऑक्सीजन के साथ जब हम ग्लूकोज के जो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, उनको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये होता कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब हम ऑक्सीजन के साथ पायरोवेट को रिएक्ट करेंगे तो CO2 प्लस वाटर मिलता है और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी है, ये वाटर है और CO2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। जब हम देखेंगे ऑक्सीजन नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन, ये ईस्ट में होता है, तो एथेनॉल बनता है, CO2 निकलती है और एनर्जी थोड़ी कम निकलती है, उतनी एनर्जी नहीं निकलती जो एब्सेंस में की जगह प्रेजेंस में निकल रही थी। यही हम देखते हैं विदाउट ऑक्सीजन जो हमारी मसल्स में होता है। मसल्स में जब हमारी विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज को, पायरोवेट को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी में किस चीज़ का कारण बनता है? क्रैम्प का कारण। जब भी आप इमीडिएटली रन करते हैं, भागते हैं, अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी मसल में जकड़न होने लगी, आपके पैर दर्द होने लगे, आप पैरों को पकड़ लेते हैं, बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड। जब आप एनर्जी को यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली एक सर्टेन अमाउंट में नहीं पहुंच पाती, तो बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण लेस एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है। ये था ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हमने देखा ग्लूकोज कैसे हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे एनर्जी के लिए। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने देखा रेस्पिरेशन, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि कैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंस में चीज़ें हो रही थी। वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। जब प्रेजेंस होगा तो हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अकॉर्ड्स इन द प्रेजेंस, तो ये डिफरेंस एरोबिक और एनोरेबिक का 9, आप ये समझिए कि यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट दैट कि ये एग्ज़ाम में आता ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है।
तो क्या याद रखना है, हमने देखा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। वहीं हम देखते हैं एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होगा, और क्या होगा, एनर्जी भी लार्ज नहीं निकलेगी। और ये कहाँ होता है, ये ईस्ट में होता है और ह्यूमन मसल्स में होता है। ईस्ट में सैक्रोमाइसिस, जैसे कि पायरुवेट के 3 मॉलिक्यूल को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन के उसमें, तो आप देखेंगे वो एथेनॉल बनाएगा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, CO2 बनाएगा और एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी। ऐसे ही ह्यूमंस में हम देखेंगे, जब मसल्स में ये होगा तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्ड हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन मसल्स एंड कॉजेस क्रैम्प्स एंड पेन। फिर ये दर्द का कारण बनता है। आपने देखा हो, जब भी आप भागते हैं या इमीडिएटली आप एनर्जी को यूज़ करते हैं, आप जा रहे थे, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आप भागे, और फिर वो आपने जो दौड़ लगाई, तो आप देखते हैं जब आप रुकते हैं तो आप अपने पैरों को पकड़ लेते हैं बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। फिर हम देखेंगे, तो सिंपल सी जो डिफरेंस है वो हमें ये देखना है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, एनर्जी कितनी निकलती है, रिएक्शन बतानी है, और ये हमारे डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट्स विद द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी रेस्पिरेशन हो उसमें सबसे पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा उसको हमें तोड़ना पड़ेगा पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3C मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में हम तोड़ेंगे जब भी हम साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखते हैं प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स नीड एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस, जैसे कि ह्यूमंस को चाहिए, जैसे अदर ऑर्गेनिज्म को चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज जो कि वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसको ब्रेक करते हैं। उसको ब्रेक करने से हमारे प्लांट्स को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो हमने देखा था स्टोमेटा, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, गार्ड सेल्स की ओपनिंग्स, गार्ड सेल्स उसको ओपन करने में मदद करते हैं, तो यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, स्टोमेटा से CO2 आती है और ऑक्सीजन निकलती है, बस इसी की प्रकार ऑक्सीजन आती और CO2 आती जाती रहती है, तो ये गैसियस एक्सचेंज होता है। हमने लास्ट जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा था। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड डे एंड नाइट, रात और दिन में क्या फ़र्क होता है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। CO2 क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्लांट्स CO2 को लेते हैं, लेकिन रात में क्या हो जाता है, प्लांट्स को CO2 नहीं चाहिए तो प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यहाँ CO2 को छोड़ते हैं, तो यहाँ वाइस वर्सा हो जाता है, जो हमने यहाँ देखा वाइस वर्सा। अभी दिन में जब सनलाइट थी तो हमने फोटोसिंथेसिस की, तो हमने CO2 ले ली, O2 को छोड़ दिया, लेकिन जब रात में सनलाइट नहीं थी तो हमने O2 को ले लिया और CO2 को छोड़ दिया। इसीलिए आपने देखा होगा, कहा जाता है कभी भी रात में पौधों के पास मत जाइए। तो कुछ लोग कहते हैं वो सो रहे हैं, नहीं, वहाँ आप देखेंगे तो उनका जो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, तो वो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस समय आप यदि जाएंगे तो आपको CO2 ज़्यादा मिलेगा, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि ऑक्सीजन निकलती है, यहाँ CO2 निकलती है। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस मोर देन द ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन, और ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो आप ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्सीजन कम रहेगी, वो ज़्यादा ही निकलेगी। की पॉइंट्स क्या हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस ऑल द टाइम ड्यूरिंग डे एंड नाइट, चाहे रात हो या दिन वो रेस्पायर करते रहते हैं। दिन के समय फोटोसिंथेसिस एक मेजर प्रोसेस है और रात के समय रेस्पिरेशन एक मेजर प्रोसेस है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने प्लांट्स में देखा, अब हम देखेंगे एनिमल्स में क्या होता है। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सिंपल सी कहानी है, आप चाहे प्लांट्स में देखिए, चाहे एनिमल्स में देखिए, चाहे सिंपली ह्यूमंस में देखिए, क्या होना है, ऑक्सीजन का इनटेक एंड CO2 का एक्सेल। तो हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन और CO2 को एक्सेल करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स में। हमें पता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लंग्स हैं, वो लंग्स के थ्रू क्या करेंगे, ब्रीथ कर लेंगे, यानी कि जो लैंड पर रह रहे हैं जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एटमॉस्फेरिक एयर को, ऑक्सीजन को ब्रीथ कर लेंगे। उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, वो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लंग्स किस किस के पास हैं, ह्यूमंस, डॉग्स, बर्ड्स, कैट्स, इन सभी के पास हैं। कॉकरोच, ग्रासोपर, जो इंसेक्ट्स जो हैं उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, और कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि आप देखेंगे अर्थवॉर्म और लीच जो कि सॉइल में रहते हैं, तो वो स्किन से ब्रीथ करते हैं।
कुछ गिल्स से करते हैं जैसे प्रॉन और कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स, वो हम देखेंगे गिल्स का भी फिश के केस में। तो लंग्स कैसे वर्क करते हैं मामल्स में? मामल्स कौन है? दोज हु फीड देयर बेबीज विद देयर मिल्क। तो स्तनधारी जीवों को हम मामल्स बोलते हैं, जैसे डॉग्स एंड ह्यूमंस। एयर एंटर थ्रू नोज, नोज के थ्रू, नाक के थ्रू क्या होगी? एयर एंटर करेगी। फिर ट्रैकियल सिस्टम, विंड पाइप के थ्रू जाएगी वो ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स क्या होंगे, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वियोली जो कि टाइनी एयर सैक्स होते हैं, यहाँ हवा भर जाएगी और यहाँ क्या होंगे? बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, और ये ब्लड वेसल्स वैसे ही जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एब्जॉर्प्शन में काम आ रहे थे, वहाँ यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन में और CO2 के रिलीज़ में काम आएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली डिफ्यूजन इनटू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजन इनटू एल्वियोली एंड इज रिलीज आउट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि हमें समझना होगा कि O2 जो है वो यहाँ पर ले लिया जाएगा डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू और CO2 को वापस भेज दिया जाएगा, तो वो हमारी जब हम एक्सेल करेंगे उसके थ्रू CO2 निकल जाएगी। Terrestrial animals breathe air which has more oxygen than water, so they do not pass large amount of air. अब चूँकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं पानी में जो रहने वाले जीव हैं उनसे, इसलिए दे डू नॉट नीड टू पास लार्ज अमाउंट्स ऑफ एयर। बहुत ज़्यादा एयर्स उनको जो हवा है वो निकालनी नहीं पड़ती है, ज़्यादातर उनकी यूज़ की होती है। अभी हम देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के केस में। अब चूँकि एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं है, तो क्या है? वाटर में है। वाटर में क्या है? डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, वही उनको ब्रीथ करना है। तो कैसे करेंगे? फिश के पास क्या है? गिल्स हैं। ये गिल्स क्या करेंगे? फिश बहुत जल्दी जो है पानी को अपने बॉडी में से पास करेगा, उस गिल्स से पास करेगा। गिल्स से पास होने से क्या होगा? गिल्स में फिलामेंट होता है जो कि ब्लड वेसल्स से बना होता है। वो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वाटर की वो डिफ्यूज़ होती है ब्लड में, और वहीं से CO2 जो बॉडी में से आ रही है फिश की, वो वापस ब्लड से निकल के पानी में मिल जाती है और CO2 को फिर छोड़ दिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ फिशेज एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ। तो दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम gills we are seeing in the respiratory organs of the animals. वाटर के पास ऑब्वियस सी बात है लेस ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या होगा? फिश को बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो पास करना पड़ेगा तभी, और उसको ब्रीथ फास्ट करना पड़ेगा। अगर वो जल्दी सांस नहीं लेगी तो वो, आप देखेंगे जब भी आप फिश को देखते हैं कि आपने देखा होगा फिश को जो आप बाहर निकालेंगे पानी के, तो आप वो मूवमेंट से समझ सकते हैं कि हाउ the things goes on whenever the aquatic animals breathe. So this was the thing in animals. Next हमारे पास what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen from respiration? क्या फ़ायदा होता है जो मतलब aquatic organism है उसको terrestrial organism से रेस्पिरेशन कैसे उसका बेहतर हो पाता है? तो हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था कि एयर जो है ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज़्यादा है, वाटर जो है वहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम है, तो डिफ्यूज़न फास्ट होगा या डिफ्यूज़न स्लो होगा? रेट स्लो हो जाएगा डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न आपको बताया था, डिफ्यूज़न अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर देन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एयर में क्या है? 21% ऑक्सीजन है, जबकि अगर हम देखें तो वाटर में सिर्फ 0.1%, 0.01% और इससे भी कम ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या होगा? डिफ्यूज़न मच फास्टर इन एयर देन वाटर। Therefore, terrestrial organisms have an advantage that they can obtain oxygen more easily and in sufficient quantity to meet their needs. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास ये एडवांटेज है कि चूँकि वो एयर में है, वो लैंड पे हैं, तो वहाँ वो एयर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो एक्सपोज हो रही है, तो वो इजीली सफिशिएंट अमाउंट में और आसानी से अपनी जो रेस्पायरेशन है उसको प्रोसेस को कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें एक्वेटिक में तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि डिफ्यूज़न स्लो होगा और चूँकि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बहुत ही कम है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव एन एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन बिकॉज एयर हैज़ मच मोर ऑक्सीजन एंड अलाउज फास्टर डिफ्यूज़न मेकिंग ऑक्सीजन सप्लाई मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल। तो सिंपल सा आंसर है कि जो एयर है वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा, और वाटर है वहाँ कम ऑक्सीजन है तो डिफ्यूज़न भी कम होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई, डिमांड, क्वांटिटी, सफिशिएंसी, रिलायबल होगा, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये एडवांटेज है। आ जाते हैं हम अपने रेस्पिरेशन सिस्टम पर। ह्यूमंस, हाउ डू ह्यूमंस ब्रीथ? तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट हैं, फिर धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे।
तो सबसे पहले नोज़ है, नोज़ के बाद फेरिंग्स है, थ्रोट के ऊपर लैरिंग्स है, लैरिंग्स के वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स को, नीचे आएंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाइज, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली और लंग्स, डायफ्राम। ये पूरे जो पार्ट है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सबसे पहले आते हैं नोज़ पे। नोज़ से हम क्या कहेंगे, नेज़ल कैविटी बोलते हैं इसको। नेज़ल कैविटी में एयर आएगी और यहाँ पर आपने देखा होगा हमारी नाक में भी छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। ये किस काम में आते हैं, म्यूकस भी होता है उसमें, एक लिक्विड भी निकलता है जो कि क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट या हार्मफुल पार्टिकल्स आते हैं और उसको क्या करेगा, वो ट्रैप कर लेगा, तो हमारी बॉडी में जाने से वो बचेगा। और एयर जो है जो आ रही है उसको वार्म कर देगा और ह्यूमिडिफाई कर देगा ताकि आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर आएगा थ्रोट, फेरिंग्स बोलते हैं जिसे। ये कॉमन पैसेज है, आप जब भी खाना खाते हैं, आप जब कभी भी फूड लेते हैं और जब आप बोलते हैं तो ये आप देखते हैं कि आपका जो फूड है वो इस पाइप से जाने की बजाय, फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में जाने लगता है। और विंड पाइप में जैसे ही जाता है तो फिर आपको एक चीज़ होती है, वो आप बोलते हैं उसको ठसका लगना, आपको खांसी आना अचानक से। वो क्यों होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जो खाना जो है जो आपके उस पाइप में चला गया वो निकाला जा रहा है। वो बॉडी खुद ही सारी चीज़ें करती है, हमें सिर्फ साइंस को समझने की ज़रूरत है। फिर आते हैं लैरिंग्स पे, वॉइस बॉक्स कहलाता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ से एयर पास होती है और साउंड प्रोडक्शन होता है। फिर हम देखते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप, सी शेप्ड, ये जो रिंग्स हैं ये आप देख रहे हैं, सी शेप्ड रिंग्स दैट कीप्स इट ओपन एंड इट कैरीज लंग एयर टू द लंग्स। फिर ब्रोंकाई, बहुत सारी ब्रोंकाइज आप देख रहे हैं डिवाइड हो चुकी हैं यहाँ पे। फिर ये जो है एक एक लंग्स तक जाएंगी ब्रोंकाइस, और ब्रोंकाइस में ही फिर ब्रोंकियोल्स बनेंगे, ये ब्रांच्ड ट्यूब्स होती हैं। फिर एल्वियोली, मैंने आपको लास्ट जब हम स्टार्टिंग में एल्वियोली पढ़ रहे थे तब भी बताया था, एयर सैक्स होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डिफ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि वो जो एल्वियोली है वो एक्सपोज्ड है जो नर्व्स हैं, जो वीन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे। फिर आ जाते हैं लंग्स में, तो लंग्स क्या हैं, 3 लॉब्स हैं, 2 लॉब्स, लेफ्ट लंग में 2 लॉब हैं, राइट लंग में 3 लॉब्स हैं। ये लॉब्स और ये 2 लॉब्स, ये दे कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोली, और इन्हीं लॉब्स में क्या है, बहुत सारी एल्वियोली होती है। डायफ्राम क्या है, तो एक शीट होती है हमारे लंग्स के नीचे जो हमारी ब्रीदिंग को और हमारे चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को, जबकि हम एयर ब्रीथ और करते हैं तब इस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर उसको बढ़ाने में या कम करने में मदद करती है चेस्ट कैविटी की। फिर आते हैं लंग्स में, तो लंग्स में 3 लोब्स, राइट लंग्स में पहले भी बताया मैंने, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स, ये लोब्स आप देख पा रहे हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लियोरा, एक मेम्ब्रेन होती है लंग्स के ऊपर, इसको हम प्लियोरा बोलते हैं। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो देखिए ये एल्वियोली है, CO2, ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से O2 को अपने ब्लड ने ले लिया और ब्लड सीधे जाके हार्ट के पास जाके पंप हो जाएगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और फिर हम देखेंगे जो CO2 ब्लड से आ रहा था वो वापस एल्वियोली में गया और फिर यहाँ से वापस जाके वो एक्सेल हो जाएगा, यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा, हम क्या करेंगे, रिब्स केज मूव्स अप एंड आउट, बाहर की तरफ रिब्स केज जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इनसाइड लंग डिक्रीज हो जाएगा और एयर लंग्स की तरफ आएगी। ये इनहेलेशन है, इनहेलेशन मतलब सांस लेना है। अब हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या हो गया, छोड़ दिया जाएगा, रिलैक्स होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, रिब केज नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी कम हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर अंदर है लंग्स के वो बाहर निकल जाएगी। दीज वर द थिंग्स। अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंस, तो सप्लाइज, जस्ट अ सेकेंड, सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द ब्लड, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट एंड हेल्प्स इन स्पीकिंग, स्मेलिंग एंड मेंटेनिंग pH बैलेंस। ये जो है इम्पोर्टेंस है हमारे रेस्पिरेशन का, ऑक्सीजन लेना, CO2 को निकालना एज अ वेस्ट, और स्पीकिंग में, स्मेलिंग में, और जो भी सर्टेन pH बैलेंस हमारी बॉडी को चाहिए पड़ता है उसको मेंटेन करना भी इसी का काम है। हेल्दी टिप्स क्या हैं, तो हमें हमेशा अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोकिंग और पॉल्यूशन से दूर हो, और आप देखते हैं अपने डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में आप रहें, और वाटर को प्लेंटी अमाउंट में पिएं, और बैलेंस डाइट आप कंज्यूम करें।
और सबसे अच्छी चीज़ अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ब्रीदिंग बेस्ट करना है तो सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग 4 AM। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके आसपास यदि आपका घर एक्सपोज्ड है किसी अच्छी जगह से, पार्क से, या फिर आप गांव में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है। सुबह जाके जब आप सांस लेते हैं तो अलग ही लेवल की आप पॉजिटिविटी को फील करते हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए ताकि आपका जो बॉडी है वो वेल फंक्शन करता रहे। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट गैस का हमने देखा था, एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी में। तो सबसे पहले एल्वियोली से ब्लड आएगा, ब्लड से बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन एल्वियोली से आया था वो आरबीसी में जाएगा। ब्लड में भी कहाँ जाएगा? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में जाएगा। और रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो अबाउट 98 to 99% ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन इन आरबीसी एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन प्लाज्मा। और एट द बॉडी सेल्स क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? रीचेस कैपिलरी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन रीचेस कैपिलरीज, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू बॉडी सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होगी जहाँ से एनर्जी हमें मिलेगी। अब जब एनर्जी बन गई तो फिर CO2 भी रहेगा। तो CO2 कैसे जाएगा? बॉडी सेल से ब्लड जाएगा, ब्लड से एल्वियोली और फिर बाहर निकाल दी जाएगी। कैसे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आरबीसी में ये आया, आरबीसी गई, आरबीसी ने क्या किया? लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में होती है और वही जो किस फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होती है। 20 to 23% कहाँ होती है? हीमोग्लोबिन में होती है, जिसे हम कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। और 7% प्लाज्मा में डिपोजिट। ये कैटेगराइजेशन है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का और ये कैटेगराइजेशन है आपकी O2 का। क्या होगा? लंग्स में बॉडी सेल से जो ऑक्सीजन आई वो पहले आरबीसी में, CO2 से ब्लड से जाके आपकी एल्वियोली में जाके वापस से डिफ्यूज़ होकर एक्सेल हो जाएंगे। ये प्रोसेस है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स मेनली बाय हीमोग्लोबिन इन आरबीसी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स मेनली बाय बाइकार्बोनेट आयंस, जो कि हमने बताया था प्लाज्मा में हमने देखे हैं। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंश्योर दैट ऑल सेल्स गेट ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्यों जरूरी है? यही नहीं हो पाएगा अगर सफिशिएंटली जब, और होता कब है? जब हमारी बॉडी में सडनली इंक्रीज ऑफ डिमांड होती है एनर्जी की। जैसे हमने देखा कि हमें भागना है तो जब हम सडनली भागे, जब हमने रन किया तो हमारी बॉडी में मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। तो जो एनर्जी जल्दी बनी तो ऑक्सीजन तो सप्लाई पूरा हो नहीं पा रहा था कम्प्लीटली। तब हम देखते हैं कि हमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड के बिल्डअप के दौरान क्रैम्प होते हैं या हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। दैट वाज द थिंग। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हमने देखा। अब आ जाते हैं किस फॉर्म में एनर्जी बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ATP। फुल फॉर्म पूछा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? पहले से 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और मिलेगा तो क्या बन जाएगी? ATP बन जाएगी। ये ATP है। इसमें थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए पड़ती है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू ऐड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP। ATP है क्या? इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जब भी आपसे बात करेगा एनर्जी क्या है, एनर्जी करेंसी क्या है बॉडी की, तो ATP। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो स्ट्रक्चर क्या है ATP का? तो एडिनाइन होता है और राइबोज में मिलके एडेनोसिन कहलाता है। एडेनोसिन में 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं। ये टर्मिनल बॉन्ड होते हैं एनर्जी के, और ये 3 फॉस्फेट मिलके एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। तो सबसे पहले बनता कैसे है? तो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मॉलिक्यूल्स, इसको हमें जोड़ना है तो एनर्जी चाहिए पड़ेगी जो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान मिलेगी, और इसी से हम क्या बना लेंगे? ATP बना लेंगे। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू ऐड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ADP। टू ऐड आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन ADP टू फॉर्म ATP। कैसे यूज़ होती है? ATP को जब आप वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ADP बनेगा, फिर से वो मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और एनर्जी निकलेगी। दिस इज़ द प्रोसेस। यहाँ ध्यान दें, जब भी टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ATP को ब्रोक करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो है 30.5 किलो जूल पर मोल। ये है वो एनर्जी जो एक ATP से हमें मिलती है। जब एक ATP का मॉलिक्यूल हम ब्रेक करते हैं वाटर के थ्रू, तो हमें वाटर की हेल्प से, तो हमें जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो ये है। एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, और इसी एनर्जी से सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ और लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ बॉडी में अकर होती हैं। दैट इज़ द थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ ATP इन
द सेल, क्या सेल में यूज़ है एटीपी का? मसल कंट्रक्शन, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स में कंट्रैक्शन ना हो। प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन बिल्डिंग न्यू प्रोटीन्स। एंड नर्व इम्पल्स, जब भी हमारे कोई मैसेज हो रहे हैं, कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, हम भाग रहे हैं, हमें किसी ने मच्छर ने काटा या चींटी हमारे नीचे आ गई, तो हमें कैसे ये सीधे ब्रेन से सारे मैसेजेस हमारे बॉडी पार्ट्स को मिलते हैं, तो वो इम्पल्स के थ्रू, नर्व सिग्नल्स के थ्रू मिलते हैं। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो ट्रांसमिशन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना, ताकि मूव सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में सब्सटेंसेस को यहाँ से वहाँ करना। सेल ग्रोथ और डिवीज़न में सबसे इंपॉर्टेंट रोल एनर्जी का। मैनी अदर एक्टिविटीज जैसे सीक्रेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन और बहुत कुछ। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी बिकॉज इट इज़ ईजिली मेड, ईजिली यूज्ड एंड कैन बी यूज फॉर मैनी डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़। एटीपी क्यों चुना है, एनर्जी करेंसी क्यों बोला है? क्योंकि ये आसानी से बनती है, आसानी से इस्तेमाल हो जाती है और इसको बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है। हाई एनर्जी बॉन्ड होता है एटीपी, कॉन्स्टेंटली बनता रहता है और यूज़ होता रहता है, और विदाउट एटीपी नो लाइफ प्रोसेस कैन अकर। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हमने देखा कैसे स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनती है, क्या यूज़ है, कितनी एनर्जी निकलती है, याद रखिएगा। फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देखिएगा कि आपको इसका जो फुल फॉर्म है वो याद हो, एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं कुछ। सबसे पहले रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज से संबंधित कुछ फैक्ट। रेस्पिरेशन हमने देखा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमने न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब किया था, उसको जब हम ब्रेक करेंगे सेल्स में एनर्जी के लिए, तो क्या निकलेगी? एटीपी निकलेगी। क्या प्रोसेस है? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जब जोड़ा तो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये है प्रोसेस। फिर देखते हैं प्लांट्स में क्या होता है। तो प्लांट्स में हमने देखा, प्लांट्स डे और नाइट रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स में दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, रात में नहीं होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, तो CO2 निकलती है। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में ऑक्सीजन को लिया जाता है, CO2 को छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन क्या होती है, एनर्जी के लिए चाहिए पड़ती, जो कि हमें खाना खाने से मिली थी, और CO2 क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल्स में। एल्वियोली वो साइट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। इसमें क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू लेती हैं और CO2 को डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू वापस देती हैं लंग्स में। ऑक्सीजन फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। और क्या होता है, लगभग 98 से 99% ऑक्सीजन कहाँ होती है, हमारी हीमोग्लोबिन ही ट्रांसफर करता है, और 1 to 2% क्या करता है, प्लाज्मा। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफ़र होती है, 3 फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा, जहाँ सबसे ज़्यादा होती है 70%। फिर हमने पढ़ा था कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन 20 to 23%। और सबसे कम हमने देखा था फिर से जो प्लाज्मा में घुली होती है, एक तो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में है और एक जो डिज़ोल्व फॉर्म में है। तो डिज़ोल्व फॉर्म में 7% एंड आयंस के फॉर्म में 70%। फिर ब्रीदिंग क्या होती है, तो ब्रीदिंग हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एयर इन आउट एयर। ये डायफ्राम का जो हमने यूज़ देखा था। इनहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मूव्स डाउन, और एक्सेलेशन में रिलैक्स करेगा, मूव्स अप। ये याद रखिएगा डायफ्राम का क्या फंक्शन है। रेस्पिरेशन क्या है, बहुत ही एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि एनर्जी मिलती रहे। एनर्जी से क्या होगा, एनर्जी हम यूज़ करेंगे ग्रोथ में, रिपेयर में, मूवमेंट में, और सारी लाइफ प्रोसेस के लिए। चैप्टर ही सारा लाइफ प्रोसेस के अराउंड घूम रहा है, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है। रेस्पिरेशन के बिना सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और विदाउट एनर्जी लाइफ नहीं रहेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो की पॉइंट्स थे ये, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले रेस्पिरेशन देखा, हमने देखा प्लांट्स के बारे में, फिर हमने लंग्स को देखा। लंग्स में हमने एल्वियोली, कैसे ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में पहुंची, कैसे CO2 ब्लड सेल से बाहर आई, और कैसे हमने लंग्स कैसे मूव करते हैं वो देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं, ये वाला हम देख ही चुके हैं, क्या एडवांटेज है ऑक्सीजन लेने के लिए। एयर में जो लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो डिफ्यूज़न ईजिली हो जाता है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है। वाटर पे जो है वहाँ डिफ्यूज़न नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 0.1% से भी कम है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी समय से रिपीट हो रहा है। हमने देखा था एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक भी कब हमने देखा था, एक तो जो हमारी मसल्स में होता है और एक जो हमारे ईस्ट में होता है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ थोड़ा सा पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा।
एंड प्रोडक्ट्स में CO2H2 निकलेगा, यहाँ एंड प्रोडक्ट्स में लैक्टिक एसिड और एथेनॉल निकलेगा। क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ATP इज रिलीज्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी या ATP इज रिलीज्ड, अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अकर्स इन व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ये तभी होगी जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस, ATP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने देखा था, हमने बताया था कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और कैसे ये बनता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमंस, ये भी हमने देखा। ऑक्सीजन कैसे होता है, ऑक्सीजन लंग्स से जाके बॉडी सेल्स में जाता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। ये लंग्स हैं, ये बॉडी सेल्स हैं, और ये हीमोग्लोबिन के थ्रू जो सेल्स में पहुंचा, वो जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है वो हीमोग्लोबिन रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन करेगा, 3 फॉर्म में करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी। एक तो हमने देखा था आयंस के फॉर्म में, कौन से आयंस, बाइकार्बोनेट आयन SCO2 नेगेटिव। और हम देखते हैं प्लाज्मा में ये होता है, डिजॉल्व प्लाज्मा में -7% है, और बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70% है। 20 to 23% जो है वो हीमोग्लोबिन में है। कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन हम उसको बोलते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स, मैक्सिमाइज एरिया ऑफ। कैसे, हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे थे तो उसमें विली थी। विली क्या थी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी जो क्या कर रही थी, सरफेस एरिया को बढ़ा रही थी ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। ऐसे ही हमारे लंग्स में भी होता है। एल्वियोलाई होते हैं, बहुत बड़े बड़े एयर सैक्स होते हैं, और अराउंड 300 मिलियंस इन नंबर हैं ये बॉडी हमारे लंग्स में। क्या होता है, थिक वॉल्स, थिन वॉल्स होती हैं, 1 सेल थिक, सिर्फ एक ही सेल होता है ताकि डिफ्यूजन फास्ट हो सके। बहुत ही ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज यहाँ होती हैं ताकि रिचली क्या रहे, जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो हो सके। और क्या हो सकता है यहाँ पर, मॉइस्ट सरफेस ऑफ एल्वियोली हेल्प्स, यहाँ नमी वाला सरफेस होता है ताकि जो गैस है वो आसानी से डिजोल्व हो जाए। एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ जाता है क्योंकि ब्रोंकाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। हमने देखा था कितने सारे ब्रोंकाइल्स निकलते हैं। यहाँ हमने देखा था राइट लंग्स में हमारे 3 लॉब्स हैं, और 2 लंग्स से जो सेकंड लंग्स है लेफ्ट लंग, उसमें हमारे 2, राइट लंग में जो है हमारे 3 लॉब्स हैं, और लेफ्ट लंग में हमारे 2 लॉब्स हैं। इन्हीं से फिर ब्रोंकाई निकलेगी, फिर ब्रोंकियोल्स, और फिर एल्वियोली। क्यों एफिशिएंट है, शॉर्ट डिफ्यूज़न, बहुत ही पतली वॉल है, बताया सिंगल सेल्ड वॉल है, लार्ज सरफेस एरिया है, तो एरिया बढ़ जाएगा तो बॉडी में ब्लड सप्लाई जल्दी हो पाएगा, और सरफेस मॉइस्ट है तो ज़्यादा अच्छे से एक्सचेंज हो पाएगा गैसेस का। एक और क्वेश्चन शायद होगा, देखते हैं, नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने पढ़े, हमने देखा, हमने रेस्पिरेशन को पूरी तरीके से क्लियर किया। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा। होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जहाँ कहीं भी डाउट होगा तो हम उसको आगे चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हमने न्यूट्रिशन देख लिया, हमने रेस्पिरेशन देख लिया, अब हम आगे ट्रांसपोर्टेशन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप